Hello students, welcome to the channel English 360, and in today's lecture I am going to talk about the article writing. So what is article writing? An article is a logical, coherent and a meaningful piece of non-fiction writing, especially meant for newspapers, magazines or school magazine, and written for a specific purpose like informing, persuading, convincing or entertaining the reader. तो एक आर्टिकल देखिए क्या होता है, एक लॉजिकल वे में लिखा हुआ, एक कोहेरेंट का मतलब क्या है, आपस में कनेक्टेड, एक यूनिफाइड होल, एक मीनिंगफुल पीस ऑफ नॉन फिक्शन राइटिंग होता है. नॉन फिक्शन का मतलब उसमें कोई फिक्शन नहीं होता, ठीक है. और वो न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स और आप सिंपल कह सकते हैं कोई भी मैगजीन या स्कूल मैगजीन के लिए स्पेशली लिखा जाता है. और एक स्पेसिफिक पर्पस होता है आर्टिकल लिखने का कि या तो किसी को इन्फॉर्म करने के लिए, या किसी को परसुएड करने के लिए, या आप कह सकते हो कन्विंस करने के लिए, या एंटरटेन करने के लिए लिखा जाता है. So these are the purposes of writing an article. And next is what are the requirements for writing an effective article. तो requirements हम देख लेते हैं. देखिए creativity, it is a must because anything which is creative attracts the reader. तो आपके अंदर creativity होनी चाहिए, ठीक है. And suppose you should try to be creative in your writing. You should not use worn out phrases, ऐसे नहीं जो commonly use में होते हैं. आपको कुछ ऐसा मतलब कुछ नया, कुछ इनोवेशन लेके आना पड़ेगा अपने आर्टिकल के अंदर. तो वो क्रिएटिविटी मतलब उस चीज़ से है. देन इज़ गुड रेंज ऑफ वोकेबुलरी. डेफिनेटली आपकी वोकेबुलरी की रेंज अच्छी होनी चाहिए. जो चीज़ आप एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं वो वर्ड्स आपके एक्सप्रेस वो चीज़ कर पाएँ, आपके पास ऐसे वर्ड्स हों. देन यू शुड हैव इन्फॉर्मेशन ऑन द सब्जेक्ट ऑफ द आर्टिकल. आपके पास जिस सब्जेक्ट पे आप आर्टिकल लिखने जा रहे हैं, यू शुड हैव इनफ इन्फॉर्मेशन ऑन दैट आर्टिकल. इट इज़ बेटर इफ़ यू हैव स्टैटिस्टिक्स रिलेटेड टू दैट आर्टिकल, दैट टॉपिक एंड सम डेटा. और ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से आएगी? यू शुड डेवलप दिस हैबिट ऑफ रीडिंग न्यूज़पेपर एडिटोरियल्स ऑन अ रेगुलर बेसिस. अच्छे इंग्लिश न्यूज़पेपर्स लाइक द हिंदू, द इंडियन एक्सप्रेस, आपको इनके जो है एडिटोरियल्स डेली पढ़ने चाहिए. लॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन एबिलिटी, देखिए दिस इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका आर्टिकल किस फ्लो में जा रहा है, ठीक है. आप क्या वो लॉजिकली ऑर्गेनाइज्ड है या नहीं है. ऐसे नहीं मतलब एक बार तो आप कोई बात कर रहे हैं, उसके बाद कोई और बात कर रहे हैं, मतलब आपस में कनेक्टेड नहीं लग रही वो बातें, एक फ्लो में नहीं जा रहा आर्टिकल. ऐसा नहीं होना चाहिए. उसका एक प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए कि पहले आप कोजेस डिस्कस कर रहे हैं, उसके बाद आप उसका रिजल्ट क्या है वो डिस्कस कर रहे हैं, उसके बाद किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन दे रहे हैं, फिर कंक्लूजन दे रहे हैं. तो इस तरह से ये एक ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए. ये अगर मैं फॉर्मेट की बात करूँ आर्टिकल राइटिंग के, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट टाइटल और हेडिंग प्रेफरेबली इन बोल्ड लेटर्स, इन कैपिटल लेटर्स. और ये 2 से 6 वर्ड्स के बीच में होना चाहिए, ज़्यादा ये बड़ा भी नहीं होना चाहिए जो टाइटल और हेडिंग है. और कैपिटल लेटर्स में, और आई कैचिंग हो, कुछ ऐसा हो कि सामने वाले को ये इंटरेस्टिंग लगे, एक आई कैचिंग लगे उनके लिए. उसके नीचे होती है बाय लाइन जो होती है, मतलब बाय आप उसके अंदर नेम जो दिया है या तो वो लिख सकते हैं जो क्वेश्चन स्टेटमेंट के अंदर, या फिर आप कोई भी और नेम लिख सकते हैं. और इसके बाद अगर मैं बात करूं तो इंट्रोडक्शन, एंड देन वी हैव बॉडी, एंड फाइनली वी हैव कंक्लूजन इन एन आर्टिकल. तो इंट्रोडक्शन क्या होता है? एक इंट्रोडक्शन क्या करता है? एक कॉन्टेक्स्ट को एस्टैब्लिश करता है, ठीक है. आपके टॉपिक से इंट्रोड्यूस, मतलब रीडर्स जो होते हैं उनको इंट्रोड्यूस करता है आपके टॉपिक से, रीडर्स का अटेंशन जो है ड्रॉ करता है. और इसके साथ ही मतलब आप जो इंट्रोडक्शन है वो आई कैचिंग बनाने के लिए या फिर इंटरेस्टिंग बनाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, कोई रेटोरिकल क्वेश्चन पूछ सकते हैं. रेटोरिकल का मतलब जैसे जिस क्वेश्चन का आप आंसर एक्सपेक्ट नहीं करते लेकिन फिर भी वो क्वेश्चन डाल लेते हैं, पूछ लेते हैं. जैसे कि क्या आप इस बात पर विश्वास करेंगे कि ऐसा हुआ है? तो देखिए हम एक्सपेक्ट नहीं करते कि इस बात का आंसर आए, बट स्टिल दिस इज अ रेटोरिकल क्वेश्चन. इसके अलावा हम कोई स्टार्टलिंग, चौंका देने वाले फैक्ट्स उनके सामने रख सकते हैं, स्टैटिस्टिक्स दे सकते हैं, या कोई कोटेशन, कोई फेमस कोटेशन से हम स्टार्ट कर सकते हैं आर्टिकल. तो एक ये अच्छा सा इंट्रोडक्शन बन जाता है इससे. बॉडी जो है उसके अंदर हम क्या करते हैं, हम टॉपिक को एनालाइज करते हैं, उसके वेरियस एस्पेक्ट्स, जैसे किस टर्म्स में हम प्रेजेंट स्टेट बता सकते हैं, किसी बात को डिस्कस करें कि प्रेजेंट सिनेरियो क्या है उसका. अगर कोई कोजेज और इफेक्ट से रिलेटेड है तो हम वो चीज़ें डिस्कस कर सकते हैं कि इसके क्या कोजेज है, क्या इफेक्ट्स है, या हम मेरिट्स डिमेरिट्स डिस्कस कर सकते हैं, या उसके इम्प्लीकेशंस क्या है, सोशल है, एनवायरमेंटल, मतलब उसका इफेक्ट क्या होगा सोसाइटी पे, एनवायरनमेंट पे, ठीक है, हेल्थ पे. तो ये सब चीज़ें मतलब टॉपिक से रिलेटेड हम डिस्कस उसमें वेरियस एस्पेक्ट्स में उसको एनालाइज कर सकते हैं. इसमें हमारे 2-3 पैराग्राफ्स डिफरेंट बन सकते हैं. और फाइनली कंक्लूजन जो होगा, कंक्लूजन में हम क्या करेंगे, हमारे मेन आइडिया को, हमारे ओपिनियन को, कमेंट्स को, जो भी है हम उसको फिर से प्रेजेंट करेंगे. और लास्ट में एक होप के साथ या एक वार्निंग या एक अपील के साथ हम अपने आर्टिकल को एंड करेंगे, ठीक है. तो ये भी एंडिंग भी एक कन्विंसिंग मैनर में होनी चाहिए. देयर आफ्टर देखिए मैं मार्किंग स्कीम के बारे में बता देता हूँ. आर्टिकल 10 मार्क्स का होता है, तो जिसमें फॉर्मेट जो है, जिसके अंदर टाइटल और राइटर का नेम है वो 1 मार्क का होता है.
कंटेंट 5 मार्क्स का होता है। कंटेंट का मतलब आप कितना उसके अंदर आपकी क्रिएटिविटी, आप कितनी उसके अंदर आप ये कह सकते हो इफेक्टिव बातें डाल रहे हैं, रेलिवेंट बातें उसके अंदर ऐड कर रहे हैं, कंटेंट जो है कितना अच्छा है आपका। और उसके बाद है एक्सप्रेशन के 4 मार्क्स है, ये इंपॉर्टेंट है, मैं आपको ये भी बता देता हूँ। एक्सप्रेशन को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। 2 मार्क्स होते हैं इसके ग्रामेटिकल एक्यूरेसी, अप्रोप्रिएट वर्ड्स एंड स्पेलिंग्स के लिए, ये तो आप समझ सकते हैं कि ग्रामर आपकी सही होनी चाहिए, स्पेलिंग्स और अप्रोप्रिएट वर्ड्स आप यूज़ करें। और फिर है कोहेरेंस एंड रेलिवेंस ऑफ आइडियाज़ एंड स्टाइल। तो देखिए आप जो आइडियाज़ उसके अंदर दे रहे हो वो रेलिवेंट होने चाहिए, मतलब इधर उधर की बातें नहीं करेंगे, यू शुड स्टिक टू द पॉइंट, और आप जो बातें वहाँ फिट होनी चाहिए उन्हीं बातों का जिक्र करेंगे। और कोहेरेंस का मतलब क्या है, एक यूनिफाइड होल लगना चाहिए आपका जो आर्टिकल है, ठीक है। एक यूनिफाइड होल का मतलब क्या है कि मान लीजिए अगर मैंने किसी टॉपिक को लेकर आर्टिकल स्टार्ट किया है तो मेरी सारे जो सेंटेंसेस है उसी टॉपिक से रिलेटेड होने चाहिए, मतलब मैं उससे डिविएट ना करूं। तो इसका मतलब क्या है, कोहेरेंस होना जरूरी है। तो 2 मार्क्स इस चीज़ के होते हैं, तो ये आपका मार्किंग स्कीम है। thereafter there are some important points which need to be kept in mind। तो मैं आपको पॉइंट्स बता देता हूँ कि क्या क्या पॉइंट्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, you should read the question statement carefully and interpret the hints and information given therein। तो जो फर्स्ट पॉइंट है इसमें लिखा हुआ है कि आपको सबसे पहले जो क्वेश्चन स्टेटमेंट है उसको बड़े ध्यान से पढ़ना होगा, और उसके अंदर जो भी आपको हिंट्स और इन्फॉर्मेशन दिए होते हैं तो उसको अच्छे से इंटरप्रेट करना होता है। क्योंकि कई बार हम ये मिस्टेक कर जाते हैं कि वी आर इन अ हरी एंड वी टेंड टू ओवरलुक दैट इन्फॉर्मेशन, हम उसको अच्छे से पढ़ते नहीं है, जिसकी वजह से हम उसके ऊपर आइडिया जनरेट नहीं कर पाते। तो दिस इज रियली इंपॉर्टेंट एंड ऑल द पॉइंट्स विच आई एम गोइंग टू डिस्कस राइट नाउ, these are really important students, and I have tried to make a comprehensive video on article writing, one of its kind। तो I hope कि अगर आप इन सभी को थोड़ा पेशेंस से देखेंगे इन पॉइंट्स को, तो you'll be able to write a very good article whenever the need arises। उसके बाद आपको सेकंड पॉइंट में है कि you have to divide the article in certain paragraphs। आपको अपने आर्टिकल को पैराग्राफ्स में डिवाइड करना होगा, क्योंकि एक पैराग्राफ एक स्पेसिफिक बात से डील करता है। तो इससे क्या लगता है, आपका एक लॉजिकल फ्लो में आपका आर्टिकल जो है वो आगे बढ़ता है। एक पैराग्राफ में आप एक ही मेन पॉइंट को डिस्कस करेंगे। मान लीजिए मैंने कोजेस से रिलेटेड एक पैराग्राफ ले लिया, फिर इफेक्ट से रिलेटेड ले लिया, तो इस तरीके से हम पैराग्राफ्स डिवाइड करते हैं। उसके बाद है हमें एक सिंपल टू द पॉइंट और ऑब्जेक्टिव लैंग्वेज यूज करनी है। हमें इनफॉर्मल एक्सप्रेशन, स्लैंग और एब्रीविएशन यूज नहीं करते। स्लैंग होते हैं जो यू कैन से इनफॉर्मल वर्ड्स, ओके। जैसे अगर मैं कह दूं किड्स, चाइल्ड के लिए, तो स्लैंग्स कुछ इस तरह के वर्ड्स होते हैं, इनफॉर्मल एक्सप्रेशंस वगैरह, और एब्रीविएशन मुझे एक फॉर्मल राइटिंग के अंदर यूज़ नहीं करने होते। और मुझे ये समझना होगा कि आर्टिकल किस टाइप का है, परसुएसिव है, किसी को परसुएड कर रहा हूँ मैं रीडर को, या डिस्क्रिप्टिव है। तो उसके अकॉर्डिंग मुझे अपने रीडर्स को माइंड में रख के जो है, और किस तरह का आर्टिकल लिखा जा रहा है उसके अकॉर्डिंग ही मुझे उसकी टोन जो है, स्टाइल है, वोकैबुलरी वो यूज़ करनी होगी। आई हैव टू यूज़ कोहेसिव एंड लिंकिंग डिवाइसेज ऑल्सो, लाइक इन द फिफ्थ पॉइंट इट इज़ गिवन कि हमें कोहेसिव और लिंकिंग डिवाइसेस यूज करनी है, जैसे हाउएवर, देयरफॉर, इन ऑर्डर टू, इवन दो, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपका आर्टिकल एक मतलब इकट्ठा लगेगा, एक होल, यूनिफाइड होल लगेगा। ऐसा नहीं कि अलग अलग सेंटेंसेस बिखरे हुए हैं, वो सारे सेंटेंसेस कनेक्टेड नजर आएंगे। टाइटल ऐसा होना चाहिए जो मतलब रीडर का अटेंशन कैच करे, बहुत ही अच्छा, 2 to 6 वर्ड्स के रेंज में। और आपका जो ओपनिंग सेंटेंस है वो ऐसा होना चाहिए कि रीडर्स को एंगेज कर ले अच्छे से, दैट शुड बी रियली इंटरेस्टिंग। आगे है कि आप हर एक पैराग्राफ के अंदर एक नया पॉइंट इंट्रोड्यूस करेंगे, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया। और जो वेरी फर्स्ट लाइन होती है हर एक पैराग्राफ की, दैट इज कॉल्ड टॉपिक सेंटेंस। टॉपिक सेंटेंस मतलब आफ्टर रीडिंग द वेरी फर्स्ट लाइन ऑफ अ पैराग्राफ यू गेट टू नो व्हाट इज टू फॉलो नेक्स्ट, और आपके बाकी वाले जो पॉइंट्स है आपको उसी के ऊपर बेस करने हैं। मतलब जो आप फर्स्ट लाइन में बोल रहे हो एक पैराग्राफ में, उसको आपको सपोर्ट करना है डेटा से, या फिर कोई और कंपैरिजन से, कुछ भी करके, मतलब आपको ऐसे एविडेंस देने हैं, उसको सपोर्ट करना है। एग्जाम्पल दिए जा सकते हैं। और देखिए आपने जो आइडियाज़ दे रहे हैं उसके लिए आप स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट्स दीजिए, एविडेंस दीजिए उसके लिए, ठीक है। और आपने आइडियाज़ को इतना अच्छे से डेवलप कीजिए, उनको इंटरेस्टिंग बनाइए और सब्सटेंशियल बनाइए, इंपॉर्टेंट उनको बनाइए। मतलब जो आप बात कहने जा रहे हैं वो बिना किसी मतलब ऐसे नहीं कि आपका पर्सनल यू कैन से कि विदाउट एनी प्रूफ आप बोल रहे हैं, आपके पास उसके एविडेंस है। आपको जो घिसे पिटे एक्सप्रेशन है जो कॉमनली यूज में हो गए हैं वो मतलब ज़्यादा यूज़ नहीं करने। आपको उन्हीं बात को कहने का कोई नोवल मेथड, कोई न्यू मेथड ढूंढना चाहिए, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आपका आर्टिकल इंटरेस्टिंग होगा। जैसे मैं अगर बात करूं कि अगर मैं कहूँ कि रियली इंपॉर्टेंट मैटर्स, अगर मैं कह दूँ द मैटर्स दैट मैटर, ऐसे मुद्दे जो मायने रखते हैं, तो मतलब थोड़ा सा एक इंप्रेसिव लगता है ये। तो इस तरह की चीज़ें आप उसमें ऐड कर सकते हैं। कोटेशंस आर रियली इंपॉर्टेंट एज फार एज आर्टिकल राइटिंग इज कंसर्न। जो भी वेल नोन राइटर्स हुए हैं या फिलोसफर्स हुए हैं, तो उनके कोटेशन जरूर आप अपने आर्टिकल में डालिए, जिससे ये इंटरेस्टिंग बनेगा। कहीं भी ऐड किए जा सकते हैं ये, बट डोंट ओवरडू इट, ओके।
तो इसको आप बहुत ज़्यादा भी आपको मतलब 2 कोटेशन या 3 से ज़्यादा आपको इसमें ऐड नहीं करनी है। नेक्स्ट इज यू हैव टू यूज थर्ड पर्सन पैसिव वॉइस, ह्यूमर और इमोटिव लैंग्वेज, रिटोरिकल क्वेश्चंस टू प्रोवाइड अ स्पेसिफिक इफेक्ट। आपको थर्ड पर्सन लिखना होता है, फॉर्मल राइटिंग में पैसिव वॉइस भी यूज़ करना होता है, ह्यूमर आप यूज़ कर सकते हैं, मजाक ला सकते हैं अपने आर्टिकल के अंदर। इमोटिव लैंग्वेज का मतलब कई बार अगर हम किसी को परसुएड करने के लिए लिख रहे हैं तो इसमें इमोशंस मतलब लोगों को हम परसुएड कर रहे हैं, इस तरह की इमोटिव लैंग्वेज हम यूज़ कर सकते हैं। और रिटोरिकल क्वेश्चन जिनका कोई जवाब मतलब हम ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं जिनका आंसर हम एक्सपेक्ट नहीं करते, जैसे कि अगर मैं बात करूं कि क्या पैसे पेड़ पे लगते हैं, सो दिस इज अ रिटोरिकल क्वेश्चन। ओके, adhere to the word limit, we have to adhere to the word limit, plus minus 10% is acceptable but not more than that, जो भी word limit है उसका। And make it a habit, last but not the least, this is really important, make it a habit. I keep saying to my students time and again that this is a must for you, to make it a habit to read English newspapers, editorial daily, to have good command over language and the matters that matter. Okay, you will have a good content, then you will have a good knowledge of different you can say burning issues on which articles can be asked, and you will have good command over vocabulary and the language structure also. So this is really important for you. इसके बाद देखिएगा steps to write an article. First of all, you have to think about the topic and the ideas associated with it. देखिए आपको ऐसे नहीं करना है कि आर्टिकल आपको सामने क्वेश्चन स्टेटमेंट आते ही आपको लिखने स्टार्ट कर देना है। आपको 1-2 मिनट उस पर सोचना है, उसके बाद उससे रिलेटेड जो भी आइडियाज़ आपके माइंड में आते हैं यू हैव टू जोट देम डाउन। आपको वेरी ब्रीफली उनको लिखना है, उसके बाद एक रफ सा ड्राफ्ट बनाना है, एंड यू हैव टू अरेंज दोज आइडियाज़ इन एन ऑर्डर कि पहले आपने क्या लिखना है, उसके बाद आपने क्या लिखना है। उसके बाद आप जो है वो रफ ड्राफ्ट बनाते हैं, उसे क्रिटिकली रिवाइज करते हैं और फाइनली आप फाइनल ड्राफ्ट बना देते हैं। स्टूडेंट्स, दीज आर सम ऑफ द कोटेशंस विच आई हैव कलेक्टेड फॉर यू। तो आप देख सकते हैं, मैं ये जो है यू कैन टेक स्क्रीनशॉट्स ऑल्सो फ्रॉम हियर। अगर आपका टॉपिक एजुकेशन से रिलेटेड है तो ये कोटेशन इनमें से आपको ये ऐड कर सकते हैं। देन इफ इट इज़ रिलेटेड टू साइंस एंड रिलीजन, डेमोक्रेसी, तो ये कोटेशन हो सकते हैं। देन मटेरियलिज्म, कंज्यूमरिज्म, एनवायरनमेंट, पीस एंड जस्टिस, सो दीज कोटेशंस विल बी ऑफ हेल्प टू यू। पीस और जस्टिस के लिए आप लिख सकते हैं, जुडिशरी के लिए लिख सकते हैं। हाँ, संस्कृत के श्लोक यहाँ पे कोटेशंस भी लिखे जा सकते हैं। ओके, एंड करप्शन, देन हंगर, and then some other quotations are also there. So these quotations can be written. You should preferably memorize these quotations, so so that it will become easier for you to write these quotations whenever you feel the need of using them. अब मैं बात करता हूँ कोहेजन की। देखिए, तो कोहेजन और कोहेरेंस क्या होते हैं इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो कोहेजन क्या होता है, एक आप ये कह सकते हो कि ट्रांजिशन और लिंकिंग वर्ड्स और फ्रेजेस होते हैं, कंजंक्शंस कह सकते हो, प्रपोजिशंस कह सकते हो, प्रोनाउंस कह सकते हो। और इसका काम क्या है कोहेजन का, कि पूरे पैराग्राफ को इकट्ठा जोड़ के रखना, मतलब वो बिखरा हुआ नजर ना आए, वो इकट्ठा कनेक्टेड सा नजर आए। तो यहाँ आपको एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा कि देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल यहाँ पर यह हुआ कि व्हेन कैट्स आर हंग्री दे रब ऑन योर लेग एंड डिमांड इमीडिएट अटेंशन, दे फाइंड अ क्वाइट प्लेस एंड स्लीप व्हेन दे आर सेटिस्फाइड। तो देखिए कि जब कैट्स हंग्री होती है तो वो अपने आपके लेग पे जो है वो रब करती है और आपका इमीडिएट अटेंशन उनको चाहिए होता है। उसके बाद जो दूसरा मैंने सेंटेंस लिखा, दे फाइंड अ क्वाइट प्लेस एंड स्लीप व्हेन दे आर सेटिस्फाइड, कि जब वो सेटिस्फाइड होती है तो उनको एक शांत जगह चाहिए होती है और वहाँ वो सो जाती है। तो थोड़ा सा डिस्कनेक्टेड फील हो रहा है, मतलब मैंने कोई यहाँ पे लिंकर या कोई कनेक्टेड डिवाइस यूज़ यहाँ पे नहीं किया। तो सेकंड अगर मैं एग्जांपल की बात करूँ तो इसमें देखिए, व्हेन कैट्स आर हंग्री दे रब ऑन योर लेग एंड डिमांड इमीडिएट अटेंशन, हाउएवर व्हेन दे आर सेटिस्फाइड दे फाइंड अ क्वाइट प्लेस एंड स्लीप। तो देखिए एक हाउएवर वर्ड जो है एक कॉन्ट्रास्ट दिखा रहा है ना। पहला क्या है कि जब वो हंग्री होती है, और उसका कॉन्ट्रास्ट क्या है जब वो सेटिस्फाइड होती है। तो हाउएवर वर्ड यहाँ पे नेसेसरी था, इसके बिना ये जो आप ये कह सकते हैं कि ये सेंटेंस इनकम्प्लीट सा या फिर डिस्कनेक्टेड सा लग रहा था। तो ये हाउएवर वर्ड ने यहाँ पे जो वर्क किया है वही काम है कोहेजन का। तो यही सारी कोहेसिव डिवाइसेस कहलाती है, जो इस तरह के लिंकर्स है या प्रपोजिशन हम कह सकते हैं, या फिर यू कैन से प्रोनाउंस, अगेन कंजंक्शंस। तो ये जो है सेंटेंसेस को आपस में कनेक्ट करने का काम करते हैं ताकि वो बिखरा हुआ पैराग्राफ नजर ना आए। अगर हम और एग्जांपल देखें तो यहाँ पे देखिएगा, थाउजेंड्स ऑफ पीपल विजिट योसेमाइट नेशनल पार्क ईच ईयर, दे कम टू एक्सपीरियंस द नेचुरल ब्यूटीज ऑफ द मैग्निफिसेंट रॉक क्लिफ्स एंड टू एंजॉय द ग्रेट आउटडोर्स। दीज रॉक क्लिफ्स पोज अ ग्रेट डेंजर फ्रॉम रॉक स्लाइड्स।
तो देखिए जो योसेमाइट नेशनल पार्क है वहाँ पे काफ़ी हज़ारों की तादाद में लोग आते हैं, नेचुरल ब्यूटीज़ का वो लुत्फ़ उठाते हैं। वहाँ पे बड़ी शानदार जो है वो चोटियाँ हैं पहाड़ की, और वो बाहर भी एंजॉय करते हैं काफ़ी। लास्ट में दिया हुआ है, और ये जो चोटियाँ हैं ना, ये मतलब एक खतरा भी हो सकती है उनके लिए कभी कभी, ठीक है। तो देखिए ये बात थोड़ी हटके हैं, और इसके लिए हमने कोई इसमें यू कैन से कंजंक्शन वगैरह यूज़ नहीं किया। तो ये एक जो ऊपर वाला आप ये कह सकते हैं पैराग्राफ, वो उसके अंदर कोहेसिव डिवाइसेस नहीं है, वो इकट्ठा सा नज़र नहीं आ रहा। तो कैसे ये नज़र आएगा अगर मैं ये ऐड कर दूँ जो है एंड टू एन्जॉय द ग्रेट आउटडोर्स। तो यहाँ पे देखिए जो ग्रीन कलर के अंदर है, हाउएवर व्हाट दे डू नॉट रियलाइज इज दैट एज ब्यूटीफुल एज दे आर दीज रॉक क्लिफ्स ऑल्सो पोज अ ग्रेट डेंजर फ्रॉम रॉक स्लाइड्स। तो यहाँ देखिए मैंने क्या कहा, हाँ वो सुंदर तो दिखती है, लेकिन उन लोगों को शायद ये नहीं पता होता कि वो इतनी सुंदर दिखने वाली जो रॉक स्लाइड्स है या वो जो क्लिफ्स है वो एक खतरा भी बन सकती है, लेकिन उनको ये पता नहीं होता। तो इस तरीके से मैंने क्या कर दिया, इस सेंटेंस को बाकी सेंटेंसेस के साथ अच्छे से कनेक्ट कर दिया, एक फिट हो रहा है यहाँ पे। और ऊपर अगर मैं बात करूँ तो मैं कोई बात, पहले तो मैं एक ब्यूटी की एंजॉयमेंट की बात कर रहा था, उसके बाद अचानक से मैंने खतरे की बात कर दी, और कोई भी मतलब ये दिखाया नहीं कि मेरा जो है मैं इस बार खतरे की बात करने जा रहा हूँ। मतलब मैंने कोई ऐसा डिवाइस, कोई फ्रेज, कोई वर्ड यूज़ नहीं किया। यहाँ पे मैंने हाउएवर यूज़ किया है, ठीक है, फिर ऑल्सो यूज़ किया है। तो ये जो वर्ड्स है दीज आर कॉल्ड कोहेसिव डिवाइसेस। सो दीज आर रियली इंपॉर्टेंट फॉर योर आर्टिकल राइटिंग और एनी पीस ऑफ राइटिंग। अब कोहेरेंस क्या है, देखिए कोहेरेंस का एग्जांपल क्या है। कोहेरेंस का मतलब क्या होता है कि जो टॉपिक सेंटेंस बोला जा रहा है उसी को, मतलब पैराग्राफ का जो पहला सेंटेंस है उसी के बारे में बातें होगी, उससे बातें भटकेंगी नहीं, और जो बातें होगी वो मेन आइडिया है पैराग्राफ का, उसी को कंट्रीब्यूट करेगी। मतलब उससे हटके कोई बातें नहीं होगी। अगर मैं एक आइडिया लेके चल रहा हूँ पूरे पैराग्राफ का या पूरे आर्टिकल का, तो वो उसी से रिलेटेड होगा। इससे मतलब एक इकट्ठा आर्टिकल जो है वो एक यूनिफाइड होल लगता है। ऐसा नहीं कि मैं कभी कोई बात कर रहा हूँ, कभी कोई बात कर रहा हूँ, तो वो एक कोहेरेंस नहीं है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल लेता हूँ, जैसे जनरली अगर मैं ये कहूँ कि एप्पल कंप्यूटर्स का, देखिए यहाँ पे एग्जांपल लिया हमने कि एप्पल कंप्यूटर्स हैव बिकम इंक्रीजिंगली पॉपुलर स्पेशली इन एजुकेशनल एंड मीडिया सर्कल्स विद देयर यूजर फ्रेंडली नो बेल्स एंड विसल स्टाइल दे सून बिकेम ए स्टैंडर्ड। तो एप्पल कंप्यूटर्स की बात यहाँ तक ठीक हो रही है। एप्पल कंप्यूटर्स ऑफर वर्चुअली एंड एंडलेस रिसोर्स टू सिंपल एट इफेक्टिव सॉफ्टवेयर। उसके बाद मैंने बात किया कि सॉफ्टवेयर इज की टू बिल्डिंग सक्सेस इन ए ग्लोबल वर्ल्ड। When the world became globalized, many difficult issues began to emerge. तो देखिए कहाँ तो एप्पल कंप्यूटर से बात स्टार्ट हुई थी, उसके बाद सॉफ्टवेयर से डिविएट हो गई कि सॉफ्टवेयर क्या काम करता है, फिर बात आ गई कि वर्ल्ड जो है वो ग्लोबलाइज हुआ तो क्या हुआ। तो ये देखिए ये यहाँ पर कोहेरेंस बिल्कुल भी नहीं है। मुझे बात हर एक सेंटेंस में एप्पल कंप्यूटर्स की करनी थी ना। अब सेकंड आप पैराग्राफ देखिएगा, Apple computers have become increasingly popular, especially in educational and media circles. With their user-friendly no bells and whistle styles, they soon became a standard. These computers especially cater to these circles' need and provide a seamless service. One more reason contributing to the popularity of these computers is their unique design. तो देखिए इस सारे पैराग्राफ में हर एक सेंटेंस जो है वो कंट्रीब्यूट कर रहा है मेन आइडिया को कि एप्पल कंप्यूटर्स की जो बात हो रही है। तो यहाँ पे कोहेरेंस है, और जो ऊपर वाला पैराग्राफ था उसके अंदर कोहेरेंस नहीं था। ओके, so this is your example of coherence. Spelling of seamless will be SEAMLESS. Okay, then some cohesive devices are there. तो देखिए इंट्रोडक्शन आप स्टार्ट करेंगे तो कैसे कह सकते हैं कि टू स्टार्ट विद फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्टली, फर्दरमोर, अगर और पॉइंट आप ऐड कर रहे हैं। इसी तरीके से अगर आप आइडियाज़ वगैरह दे रहे हैं, कोई एग्जांपल्स दे रहे हैं, तो व्हेन इट कम्स टू, इन टर्म्स ऑफ, तो इस तरह के ये कुछ फ्रेजेस हैं, आप देख सकते हैं इन्हें। ओके, नॉट ओनली बट ऑल्सो, कि ना केवल ये बल्कि ये भी हुआ है। आप अगर रिजल्ट दिखा रहे हैं तो एज ए रिजल्ट, कॉन्सिक्वेंटली, देयरफॉर, तो ये वर्ड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। मतलब आप पूरे पैराग्राफ को इकट्ठा जोड़ के दिखाने के लिए कॉन्ट्रास्ट दिखा रहे हैं। अगर एक बार कुछ और बात करें उसके बाद उसके कुछ ऑपोजिट कहना हो तो हाउएवर, डिस्पाइट, ऑल्दो, ऑन द वन हैंड, ऑन द अदर हैंड, कंक्लूडिंग में देखिए इन अ नटशेल, कंक्लूजन। ओके, सो दीज काइंड ऑफ फ्रेजेस कैन बी यूज्ड। अब बात करता हूँ एक्सप्रेशंस जो यूज किए जाने हैं इंट्रोडक्शन के अंदर। इफ वी राइट एन आर्टिकल, मोस्टली आर्टिकल्स आर रिलेटेड टू द प्रॉब्लम्स, ओके, विच यू आर फेसिंग। तो ये इस तरह के कुछ आप इंट्रोडक्शन के अंदर पॉइंट्स यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिए कि देयर आर मैनी प्रॉब्लम्स कन्फ्रंटिंग अस टुडे, फेस्ड बाय अस टुडे। ओके, डैश इज़ वन ऑफ देम विच इज स्टेयरिंग अस इन द फेस, कि उनमें से ये एक है जो हमारे यहाँ सामने आ खड़ी हुई है। गोन आर द डेज व्हेन, कि वो बीते दौर की बात हो गई जब ऐसा हुआ करता था, मतलब कुछ और अगर आप कहना चाह रहे हैं, ठीक है। इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, डैश हैज़ बिकम एन इंडिस्पेंसिबल पार्ट ऑफ अवर मॉडर्न लाइफ स्टाइल। आज की दुनिया में ये चीज़ हमारी ज़िंदगी का जो है एक अटूट हिस्सा बन गई है।
Okay, so there are many such phrases, such sentences which you can use in your introduction of the article. तो यहाँ आप इन्हें देख सकते हैं. Then is causes. तो देखिए किसी चीज़ के causes क्या हैं. अगर मैं बात करूँ, something has been caused by the deadliest of all species that live on earth, the Homo sapiens also known as human beings. तो मैंने आपसे बात की थी कि कुछ नोवेल्टी, कुछ नयापन होना चाहिए आपके आर्टिकल के अंदर, कुछ क्रिएटिविटी होनी चाहिए. मैं सिंपली ये कह सकता था कि ये चीज़ जो है किसने किया है, ह्यूमन बींग्स ने किया है. तो मैंने क्या किया, बाय द डेडलीस्ट ऑफ ऑल स्पीसीज दैट लिव ऑन अर्थ, द होमो सेपियंस ऑल्सो कॉल्ड एज ह्यूमन बींग्स. तो इसमें वही बात मैंने थोड़े एक इंटरेस्टिंग तरीके से कह दी, तो इट लुक्स इंप्रेसिव. ठीक है. इन हिज क्वेस्ट ऑफ मटेरियलिस्टिक परस्यूट मैन हैज़ डन इररिपेरेबल डैमेज टू डैश एनवायरनमेंट. इट कैन बी एनीथिंग. कि जो आदमी की जो चाहत है ना, जो वो मटेरियलिस्टिक लाइफ जीना चाह रहा है, उसकी चाहत के चलते उसने क्या किया है, उसने बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा दिया है चीज़ों को. प्रॉब्लम जो है कि मतलब इसके कारण क्या हो सकते हैं, तो दिस प्रॉब्लम कैन बी एट्रीब्यूटेड टू इंक्रीजिंग. देखिए मैंने कुछ रीजंस ऐसे लिए हैं जो कि काफ़ी प्रॉब्लम्स के कोजेज हैं. मतलब इंक्रीजिंग प्रेशर है मॉडर्न लाइफ का, ब्रेकिंग डाउन ऑफ ट्रेडिशनल वैल्यूज़ है, मतलब पुरानी लाइफ स्किल्स और वैल्यू जो है इंसान में नहीं रही है भी, और सेल्फ सेंटर्ड थिंकिंग है उसकी वो बढ़ चली है. तो ये सब कुछ बातें हैं. ठीक है. आज भी हम जैसे उन बेड़ियों से जकड़े हैं, वी कंटिन्यू टू रिमेन शैकल्ड बाय द चेंज ऑफ. तो ये सब चीज़ें इसके अंदर डिस्कस की गई है. तो ये कोजेज में आप एक्सप्रेशन देख सकते हैं. एडवांटेजेस अगर मेंशन करने हो तो आप इनमें से किसी को ले सकते हैं. ठीक है. इस चीज़ ने हमारी ज़िंदगी को अमीर बना दिया, एनरिच्ड आवर लाइव्स. इट हैज़ बेनिफिटेड अस इन इन्यूमरेबल वेज. इट प्रमोट्स नेशनल इंटेग्रिटी एंड हार्मनी. इट हैज़ अशर्ड इन एन एरा ऑफ डेवलपमेंट. ठीक है. तो डेवलपमेंट का एक नया युग जो है शुरू हुआ है. तो ये सब चीज़ें आप इसके अंदर यूज कर सकते हैं. इफेक्ट्स और डिसएडवांटेजेस में आप क्या लिख सकते हैं. ऑन द फ्लिप साइड, डार्कर साइड, मतलब अगर मैं इसके नेगेटिव पहलू की बात करूँ. ठीक है. बट एवरी कॉइन हैज़ टू साइड्स. सो इफ़ दिस इज़ नॉट चेक्ड, इफ़ दिस इज़ नॉट अरेस्टेड, दिस प्रॉब्लम, इट विल हैव डायर कॉन्सिक्वेंसेज. इसके बड़े भयंकर परिणाम सामने आएंगे अगर इसको रोका नहीं गया. इट विल बैकफायर. करेंगे कुछ अच्छे के लिए, वो चीज़ हम पे बैकफायर करेगी, मतलब कुछ और ख़राब हो जाएगी. ओके. तो ये सब चीज़ें, ये कुछ एक्सप्रेशन यहाँ पे यूज किए जा सकते हैं. चैलेंजेस की बात करें, बट नथिंग इन दिस वर्ल्ड कम्स विदाउट इट्स फेयर शेयर ऑफ चैलेंजेस, बट द वे टू ग्रेटनेस इज रिडल्ड विद स्टोन्स. ठीक है. मतलब हर चीज़ में मुश्किलें आती है, तो ये चैलेंजेस की बात हो जाती है. सजेशंस एंड कंक्लूजन्स के अंदर हम ये एक्सप्रेशन यूज़ कर सकते हैं. दीज आर ऑल्सो वेरी नाइस एक्सप्रेशंस. कि इट इज़ अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन अगर हम कुछ कहें. बट एज दे से एवरी प्रॉब्लम कम्स विद एन इक्वल और ग्रेटर अपॉर्चुनिटी. ओके. स्ट्रिक्टर लॉज नीड टू बी एनफोर्स्ड. वी नीड टू टैकल दिस ऑन अ वॉर फुटिंग. कि बड़ी सीरियसली, बड़े एक मजबूत इरादे के साथ हमें इसको टैकल करना होगा. ऑन अ वॉर फुटिंग मतलब काफ़ी अर्जेंट इसको अटेंशन चाहिए. ठीक है. वी नीड टू चैनलाइज आवर एनर्जी इन द राइट डायरेक्शन. हमारी एनर्जी हमें राइट डायरेक्शन में चैनलाइज करनी है. सो दिस एक्सप्रेशंस आर रियली इंपॉर्टेंट एंड नाइस. पीपल मस्ट बी मेड अवेयर अबाउट इट. ओके. Immediately a concentrated drive should be launched to prevent. It is a collective responsibility of all the stakeholders. A paradigm shift is required. Remedial measures are needed to restore peace. You can say a harmony, to restore peace and harmony. So it depends upon you how you use these expressions. So these are also some other expressions. So you can go through these. Only then can we envision a utopian society. Utopian society means an ideal society. केवल तभी हम एक ideal society का सपना देख सकते हैं. Okay. It is an ugly blot on the face of new India. तो ये काफ़ी expressions है यहाँ पे. Conclusions और suggestions के. And in a nutshell, it has changed our lives for better or worse. One day this will add another feather to the hat of achievements of our country or society. So these expressions can be used. And I have selected for you 65 most important vocab words which you can use in your article writing. So it is up to you to find out the meanings of these words and to use them in the sentences of your own. Okay. So these are 65 words which are really important and which can be used almost in all the articles. So these are some of the vocab words which are really important for you. So 65 most important vocab words for you to use in article writing, speech writing, debate or report writing. And finally we have an example of an article. You have to write an article in 150 to 200 words on vocational training as part of the school curriculum, expressing your views on its need in the present scenario and suggesting steps to make it successful. तो देखिए वोकेशनल ट्रेनिंग पे ये आर्टिकल है कि ये स्कूल करिकुलम का पार्ट होना चाहिए
आज के सिनेरियो में इसकी क्या नीड है और क्या स्टेप्स लेने चाहिए जिससे ये सक्सेसफुल बने। तो इसके वैल्यू पॉइंट्स क्या बन सकते हैं, देखिए फर्स्टली अगर हम बात करें वोकेशनल एजुकेशन की या ट्रेनिंग की, बात ही क्यों उठ रही है, तो हमें प्रेजेंट सिस्टम ऑफ एजुकेशन को एनालाइज और इसके फ्लोज को एनालाइज करना होगा कि कहाँ कमियाँ रह रही हैं, हमारे स्टूडेंट्स को कंपेटिटिव वर्ल्ड में क्या प्रॉब्लम्स फेस की जा रही है उनके द्वारा, और इंक्रीजिंग अनएम्प्लॉयमेंट भी है, ये बात भी जाहिर है। फिर वोकेशनल ट्रेनिंग जो है वो एसेंशियल पार्ट होनी चाहिए करिकुलम का, ठीक है। करियर काउंसलिंग के जरिए स्टूडेंट्स को नॉलेज होना चाहिए क्या क्या कोर्सेज अवेलेबल हैं उनको, ताकि अपने एप्टीट्यूड के अकॉर्डिंग वो उसे अडॉप्ट कर सकें, एनरोल कर सकें अपने आप को। प्रोग्राम्स एंड एक्सपर्ट्स के व्यूज़ होने चाहिए, और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग्स, स्कॉलरशिप, सिलेक्शन थ्रू कैंपस इंटरव्यू, जॉब अपॉर्चुनिटी, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड ईजी लोन बाय द गवर्नमेंट। और कंक्लूजन में आप अपने व्यूज़ और लिख के इस आर्टिकल को कंक्लूड कर सकते हैं। सो this was your video related to the article writing. I hope that you have understood this topic quite well, and thank you for watching this video. And if you like it, then please share this video and do subscribe my channel and press the bell icon so that you can get the notification whenever I upload a new video. Thank you for watching. Thank you.